everyone, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, today we'll be beginning with the Code of Criminal Procedure 1973. Guys, in today's lecture we'll be discussing an introduction and constitutional and jurisprudential essence of CRPC. In short, guys, we'll be discussing the whole sole purpose behind this legislation called the Code of Criminal Procedure 1973. Guys, to begin with, सबसे पहले I would take you to Indian Penal Code. गाइज आपको पता है कि आईपीसी को हम लोग सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, सीआरपीसी को हम लोग प्रोसीजरल या फिर एडजेक्टिव लॉ कहते हैं. गाइज सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है कि आईपीसी में बहुत सारे ऑफेंसेस के सब्सटेंस को या फिर उनके इंग्रेडिएंट्स को, असेंशियल्स को इन्यूमरेट कर रखा है. जब वो ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट्स या फिर असेंशियल्स पूरे हो जाते हैं, हम ये बोलते हैं कि ऑफेंस हैज बीन कमिटेड. ऑफेंस एक्चुअल में कमिट हुआ है, लेकिन गाइज ऑफेंस कमिट हुआ ये हमें पता है, उसको कोर्ट में किस तरीके से हम प्रूव करेंगे, किस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, क्या प्रक्रिया होगी कि वो ऑफेंस कोर्ट में प्रोसिक्यूशन प्रूव कर सके कि अक्यूज ने एक्चुअल में ऑफेंस कमिट किया है एंड दैट ऑल द एसेंशियल्स ऑफ दैट ऑफेंस इन्यूमरेटेड अंडर आईपीसी इज कंप्लीट. उसके लिए जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं वो हमें सीआरपीसी बताता है. सीआरपीसी बाय इट्स वेरी नेम इंडिकेट्स अ प्रोसीजरल लॉ. प्रोसीजर होता है, लेकिन ये किस चीज़ का प्रोसीजर है? ये उन ऑफेंसेस को कोर्ट्स ऑफ लॉ में प्रूव करने का प्रोसीजर है जिनको आईपीसी में लिख रखा है. ठीक है गाइज, सो हम ये बोल सकते हैं कि आईपीसी एंड सीआरपीसी दे गो हैंड इन हैंड. कोई भी स्टैट्यूट को गाइज हम लोग आइसोलेशन में स्टडी नहीं कर सकते. हर एक स्टैट्यूट दूसरे स्टैट्यूट पे डिपेंडेंट है. इंटरडिपेंडेंसी आपको हर एक लॉ में, हर एक स्टैट्यूट में देखने को मिलेगी. हम ये बोल सकते हैं कि आईपीसी एंड सीआरपीसी आर यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट ईच अदर. आप खुद सोचो, जब तक एक ऑफेंस को एक्सप्लेन नहीं किया होगा तब तक हम सीआरपीसी में प्रूव किसको करेंगे? प्रोसीजर किसके लिए हमें फॉलो करना है? उस ऑफेंस का प्रोसीजर फॉलो करना है. जब तक ऑफेंस नहीं पता होगा क्या है या फिर उसके एसेंशियल्स क्या है, सीआरपीसी वुड बी यूजलेस. सिमिलरली आईपीसी इन इटसेल्फ इज नथिंग. ऑफेंस को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, लेकिन उसको कोर्ट्स ऑफ लॉ में जाके किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी, किस तरीके से इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी या फिर किस तरीके से ट्रायल होगा, वो सब हमें सीआरपीसी बताता है. तो जब तक ये दोनों लॉज को एक साथ हम लोग स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम ये बोल सकते हैं कि दे आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर, दे गो हैंड इन हैंड. इसीलिए गाइस हम आईपीसी को कहीं ना कहीं पेरेंट लॉ बोल देते हैं, क्योंकि पेरेंट लॉ का मतलब है कि पहले आईपीसी आएगा, पहले ऑफेंस कमिट होगा, उसके एसेंशियल्स को देखा जाएगा कि वो कंप्लीट हैं या नहीं है. वन सेट ऑफेंसेस कमिटेड, फिर उसको कोर्ट्स ऑफ लॉ में प्रूव किया जाता है ड्यूरिंग ट्रायल्स. तो पहले ऑफेंस कमिट होगा, पहले आईपीसी की रेफरेंस आएगी और उसको फिर एड करेगा, उसको असिस्ट करेगा सीआरपीसी. सो कोई भी लॉ को हम इंटरडिपेंडेंटली ही स्टडी करते हैं, इंडिपेंडेंटली कोई भी लॉ स्टडी नहीं होता. मोरोवर गाइज यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट भी आता है. इंडियन एविडेंस एक्ट इज अगेन अ प्रोसीजरल लॉ. वो भी एक एडजेक्टिव लॉ है, वो भी हमें एक प्रोसीजर बताता है कि व्हाट ऑल एविडेंसेस आर एडमिसिबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ. एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमें हेल्प करता है टू प्रूव एंड डिसप्रूव facts and circumstances in the court of law. Evidence Act and CRPC they always come to the aid of IPC. All right. So guys हम ये बोल सकते हैं कि there is a trinity between IPC, CRPC and Indian Evidence Act. जहाँ पे IPC सबसे ऊपर रहेगा, वो parent law है, और नीचे हमारे पास आते हैं Indian Evidence Act and CRPC. All right. I think guys this point is quite clear to you. Now guys next important point is that every law has to follow the constitutional mandate. कहने का मतलब है गाइस, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्राउंड नॉर्म, इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल द पावर. ठीक है, हमने जूरिस्प्रूडेंस के क्लासेस में वर्ड को बहुत डिस्कस किया है. तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है. आपको सबको पता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? बेसिक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स, अ डेरोगेशन विद विच इज नॉट पॉसिबल. कम वर्ड में यू हैव टू एडहेयर टू दोज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स. यानी कि कोई भी प्रोसीजर है सीआरपीसी का या फिर कोई भी सब्सटेंस है आईपीसी का, उनको क्या होना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है. जैसे कि एवरी प्रोसीजर और सब्सटेंस हैज़ टू बी जस्ट, it has to be fair, it has to be reasonable, non-arbitrary, in line with principles of natural justice, equity and much more. बहुत सारे हमारे इस तरीके के बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का. ऑल राइट, अगर कोई भी ऐसा स्टैट्यूट होगा जिसका कोई भी प्रोविजन विल बी इन डेरोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, दैट विल बी स्ट्रक ऑफ बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स. ये भी आपको पता है. सो गाइज यहाँ से हमारे पास एक वर्ड निकल के आता है विच इज कॉल्ड प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस एंड सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस. ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए ही हमें प्रोसीजर को भी फॉलो करना है, सब्सटेंस को भी फॉलो करना है. प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस मतलब सीआरपीसी का जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के
प्रिंसिपल्स के एम्बिट के अंदर ही होगा। अब गाइस यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक पर्पस है, यही एक एसेंस है सीआरपीसी का, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है गाइस आपको इंटरेस्ट को बैलेंस करना है। अब ये इंटरेस्ट किन दो एंटिटीज़ में, किन दो लोगों में बैलेंस करना है, एक है आपका सोसाइटल इंटरेस्ट और एक है आपका अक्यूज्ड का इंटरेस्ट। एक बात समझो गाइस, अगर अक्यूज्ड ने कोई भी ऑफेंस कमिट किया, ऑफेंस इज ऑलवेज कंसीडर टू बी अ रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज। नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, जब हम सिविल लॉज को स्टडी करते हैं, सिविल लॉज में हमने देखा बहुत सारे सिविल लॉज कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें हमने क्या देखा कि एक जो ऑफेंस होता है इट इज़ अ रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। अगर सपोज हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द अदर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। बट गाइस जो क्रिमिनल लॉज होते हैं ना, दे आर ऑलवेज कंसिडर टू बी अ रॉन्ग नॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल बट सोसाइटी एट लार्ज। हम ये मान के चलते हैं कि जिस इंसान ने ऑफेंस कमिट किया है उस अक्यूज को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ऑफेंस एक बार और कमिट हुआ तो सोसाइटी एट लार्ज इज़ इन डेंजर, उनका इंटरेस्ट इज़ एट स्टेक। आई होप आपको ये समझ आता है। तो हम ये मानते हैं कि अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो पूरी की पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा, एक डेटरेंस इफेक्ट सोसाइटी में क्रिएट हो जाता है। तो गाइस सोसाइटल इंटरेस्ट ऑन वन हैंड एंड अक्यूज का इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन द अदर इज टू बी बैलेंस्ड। हम ये मानते हैं कि एक अक्यूज ने अगर ऑफेंस कमिट किया है उसको हमें प्रोसिक्यूट भी करना पड़ेगा, अगर वो इफ ही इज़ फाउंड गिल्टी तो उसको कन्विक्शन भी देनी पड़ेगी और फिर फॉलोड बाय पनिशमेंट भी देनी होगी। अब ये सारी चीज़ें तो है सोसाइटल इंटरेस्ट में कि आपने उसको प्रोसिक्यूट किया, उसको आपने कन्विक्ट किया और फिर आपने उसको पनिशमेंट दी। बट ऑन द अदर हैंड गाइस देयर इज समथिंग कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। कॉन्स्टिट्यूशन में हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स तो हर इंसान के पास हैं, चाहे फिर वो एक अक्यूज्ड ही क्यों नहीं है। अक्यूज्ड के बाद वो अगर वो कन्विक्ट भी हो जाता है, कन्विक्टेड पर्सन के पास भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर दैट पर्सन इज पनिश्ड, कन्विक्टेड एंड हेंस देयरफॉर पनिश्ड, तो दैट पर्सन विल बी बिहाइंड बार्स, उसको जेल में रखा जाएगा, दैट पर्सन विल बी इनकार्सिटेटेड। बट हमारा सीआरपीसी ये कहता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि व्हेन दैट पर्सन इज बिहाइंड बार्स, उस टाइम पे भी एज एन इनमेट उस बंदे के, उस अक्यूज्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इट मीन्स सोसाइटल इंटरेस्ट तो आपको प्रोटेक्ट करना ही करना है, लेकिन आपको उस इंडिविजुअल अक्यूज्ड के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। इनह्यूमेन ट्रीटमेंट तो आप उसको जेल में भी नहीं दे सकते हो, तो उसके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको भी मद्देनजर रखते हुए ही आपको उसको पनिशमेंट भी देनी है और उसका बिहाइंड बार्स ख्याल भी रखना है। तो सीआरपीसी क्या करता है, इट मेक श्योर, सीआरपीसी में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को फॉलो करते हुए हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना है और हमें अक्यूज्ड के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना है। एज एन इनमेट यू कैन नॉट ट्रीट दैट पर्सन इनह्यूमेनली, क्योंकि उसके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट इज द अल्टीमेट पर्पस और द एसेंस ऑफ सीआरपीसी। इंटरेस्ट को बैलेंस करना है, सोसाइटल इंटरेस्ट ऑन वन हैंड, इंडिविजुअल अक्यूज्ड पर्सन इंटरेस्ट ऑन द अदर। आफ्टर ऑल ही इज एन इंडिविजुअल, ऑल्दो ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन, उसने ऑफेंस किया है, लेकिन उस इंसान के भी फंडामेंटल राइट्स, और इसको किस तरीके से बैलेंस करते हुए चलना है वो हमें सीआरपीसी के प्रोविजंस बताते हैं। So guys, in the end we can finish this lecture with a simple line which is procedure is the handmaid of justice and not its mistress। कहने का मतलब है कि procedure serves justice and does not control justice। मतलब procedure and justice दो चीज़ें हैं। हमारा ultimate जो objective है, ultimate सीआरपीसी का जो पर्पस है वो है जस्टिस प्रोवाइड करना। जिस भी इंसान के राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड उसको जस्टिस प्रोवाइड करना सीआरपीसी का ऑब्जेक्टिव है। अब गाइस जस्टिस सुप्रीम है, वो पैरामाउंट है। जस्टिस देने के लिए, जस्टिस के एंड्स को मीट करने के लिए जो भी करना होगा कोर्ट्स ऑफ लॉ करेंगे, और प्रोसीजर को इस तरीके से हमेशा इंटरप्रेट करना होगा कि जस्टिस मिले। जस्टिस जो प्रोसीजर होता है वो जस्टिस को सर्व करता है, वो जस्टिस को कंट्रोल नहीं करता। रादर जो जस्टिस है वो प्रोसीजर को कंट्रोल करेगा। प्रोसीजर विल बी इंटरप्रेटेड इन अ मैनर, लिबरली और लिटरली एज द केस में भी उसको उस तरीके से इंटरप्रेट करना होगा कि जस्टिस की एंड्स हमारी मीट हो सके। आई होप आपको समझ आ गया गाइस। तो प्रोसीजर, जस्टिस इज ऑलवेज ग्रेटर एंड पैरामाउंट एज फार एज प्रोसीजर इज कंसर्न। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर समझ आया। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस सीआरपीसी का क्लियर हो चुका है। नाउ गाइस विल बी बिगिनिंग विद मेनी मोर सेक्शंस ऑन सीआरपीसी। टिल देन गाइस कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।